हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस क्लासेज में। तो यहाँ पे भारतीय शिक्षा का इतिहास का कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं यूनिट फर्स्ट से, क्योंकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आपके पेपर पैटर्न अलग आ रहे हैं, तो आपके यूनिट फर्स्ट से काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी यूनिट के भी क्वेश्चन जो है आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। अगर आपको PDF चाहिए तो PDF की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो यहाँ पे मैं प्रश्न बता देती हूँ कि बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए और उसके गुण एवं दोषों की व्याख्या कीजिए। या पूछ सकता है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के उद्देश्य, गुण यानी लाभ एवं दोषों का वर्णन कीजिए। या पूछ सकता है बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य का वर्णन करो। और ये जो उद्देश्य वाला पॉइंट है ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में यानी लघु उत्तरीय प्रश्न में 2000 MG KVP के 2018 के पेपर में पूछा भी है। तो इसीलिए मुझे लगा कि इसको आप लोगों के साथ शेयर करना जो है वो बनता है, और आप लोगों की रिक्वेस्ट भी आई थी इसके लिए। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्य। तो बौद्धकालीन शिक्षा के निम्न उद्देश्य थे। तो क्या क्या थे, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहला है चरित्र निर्माण करना। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे बौद्ध काल में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालकों का चरित्र निर्माण करना था। चरित्र निर्माण हेतु आत्मसंयम, करुणा और दया को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। जो बालक इन गुणों का पालन करता था वह चरित्रवान माना जाता था। यानी बच्चों के अंदर जो है अच्छे चरित्र जो है वो विकसित हो सके, उनके अंदर आत्मसंयम, करुणा, दया यानी जो भी आपके चारित्रिक गुण हैं वो अच्छे चरित्र उनके अंदर विकसित हो। ये उस टाइम का जो है बड़ा उद्देश्य था कि बच्चे जो है इन सब गुणों को जो है माने, पालन करें, और जिससे कि वो क्या हो, चरित्रवान बने। तो हमारा पहला उद्देश्य यही है कि बच्चों का चरित्र निर्माण करना उस समय की बौद्धकालीन शिक्षा की एक जो है प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा है संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास। तो बौद्धकालीन शिक्षा में छात्र के शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक विकास को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती थी। अर्थात छात्र के व्यक्तित्व के ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक तीनों पक्षों अर्थात संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य था। यानी बच्चों के अंदर जो है हर तरह का जो विकास है वो उनके अंदर विकसित हो सके, चाहे वो मतलब ज्ञानात्मक रूप से विकसित हो, भावात्मक रूप से उनके अंदर जो विकास हो सके वो, और क्रियात्मक विकास यानी हर तरह का जो विकास है व्यक्ति का वो उस टाइम जो है बच्चों के अंदर विकसित करना एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। तो जब हर पक्ष को ध्यान में रख के आप बच्चों के अंदर उस सारी चीज़ों को विकसित कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास कर रहे हैं। तो ओवरऑल यही है कि बच्चे के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास करना ही उस टाइम की शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट पे। तीसरा हमारा है निर्वाण की प्राप्ति। तो बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य जीवन के दुख, कष्ट, रोग एवं मृत्यु से मनुष्य को निर्वाण प्राप्त कराना था। यानी जो है मनुष्य जो है वो निर्वाण की प्राप्ति करे। जो भी आपके जीवन में चल रही हैं, चाहे कोई भी दुख हो या फिर कोई भी रोग हो आपके शरीर के साथ हो, कोई भी आपको कष्ट हो या मृत्यु, ठीक है, इन सारी चीज़ों से मनुष्य जो है आगे बढ़ सके, मतलब आगे बढ़ सके, इन सारे चीज़ों को जो है पीछे करके अपनी जो सोच है उसको और अच्छा कर सके और मतलब बड़ा कर सके, यानी निर्वाण की प्राप्ति जो है मनुष्य को हो, इस चीज़ पर वो ध्यान दे। तो एक उद्देश्य जो है यही है कि मनुष्य को निर्वाण की प्राप्ति कराना भी इस टाइम की शिक्षा का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। चौथा है बौद्ध धर्म का प्रचार। तो बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का प्रचार, प्रसार एवं ग्रहण करना था। यानी कोई भी शिक्षा प्रणाली रही है उसने अपने धर्म को लेके काफ़ी जो है प्रचार प्रसार के लिए कोशिश की। तो वो भी एक उद्देश्य था उनका, क्योंकि बौद्ध धर्म है तो बौद्ध धर्म का प्रचार हो, उसका प्रसार हो, लोग बौद्ध धर्म जो है वो ग्रहण कर सकें। ये सारी चीज़ों पे उस टाइम बहुत ध्यान दिया गया था। तो एक उद्देश्य आपका ये हो गया कि बौद्ध धर्म का प्रचार भी उस टाइम की शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य था। पांचवा आपका है ज्ञान का विकास। तो बौद्ध काल के अनुसार संसार के समस्त दुखों का कारण अज्ञानता को माना गया था। अतः इस काल में छात्रों के सच्चे एवं सार्थक ज्ञान के विकास पर बल दिया गया।
यानी बच्चों के अंदर जो है हम अच्छे ज्ञान जो भी मतलब किसी चीज़ के बारे में गलत अब चीज़ें ना बताएं, उनको जो भी ज्ञान दें वो सच्चा हो, सार्थक हो। इस चीज़ पर भी काफ़ी ध्यान दिया गया ताकि जो है मतलब उस टाइम ये माना जाता था, मतलब बौद्ध काल में, कि जो भी इंसान के अंदर दुख हैं वो दुख का कारण क्या है, उनका अज्ञानता है, क्योंकि वो ज्ञानी नहीं है, इसलिए वो सारे दुखों से जो है वो झेल रहे हैं सारी चीज़ों को। इसलिए जो है ज्ञान का विकास काफ़ी ज़रूरी है। तो ये भी उस टाइम की शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा उद्देश्य था। अगला हमारा है मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास। तो बौद्धकालीन शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य मानव संस्कृति का संरक्षण एवं विकास करना भी था। इसलिए बौद्ध मठों एवं विहारों में बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ अन्य धर्मों, दर्शनों एवं संस्कृतियों के अध्ययन की व्यवस्था थी। यानी इन्होंने ये बताया कि मानव की संस्कृति जो है, यानी मानवीय संस्कृति जो है उसका संरक्षण हो, उसका विकास हो, ये भी उस टाइम की शिक्षा का एक बड़ा उद्देश्य था। क्योंकि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म के जो मतलब जहाँ पे बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती है, बौद्ध मठ और विहार, वहाँ पे क्या होता था, बौद्ध धर्म एवं दर्शन के साथ साथ जो है अन्य जो है दर्शन, अन्य जो है धर्म, उसकी संस्कृति, उन सब चीज़ों को भी बच्चों को पढ़ाया जाता था, अध्ययन कराया जाता था, ताकि जो है जो भी संस्कृति चली आ रही है उसका संरक्षण भी हो और उसका विकास भी हो सके। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि उपयुक्त सभी बिंदु बौद्धकालीन शिक्षा के उद्देश्यों को उजागर कर रहे हैं। 6 पॉइंट जो है इनफ है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग में ही नहीं पूछने वाले, शॉर्ट में ही पूछेंगे और इतना आपका पर्याप्त है। अब यहाँ पे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुण देख लेते हैं, फिर उसके बाद दोष देख लेंगे। तो गुण में लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बौद्ध शिक्षा प्रणाली के निम्नलिखित गुण थे। पहला, बौद्ध काल में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। यानी बौद्ध काल की एक विशेषता ये थी कि उसमें जन सामान्य की शिक्षा को लेकर काफ़ी कोशिश की गई थी। तो यहाँ पे वही चीज़ कहा गया है कि बौद्ध काल में प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था, यानी हर व्यक्ति जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकता था। दूसरा है, शिक्षा के द्वार महिलाओं के लिए भी खुले थे। यानी महिला शिक्षा को भी थोड़ा सपोर्ट मिला था, थोड़ा लेट मिला, लेकिन महिला शिक्षा को भी सपोर्ट जो है वो मिला था, यानी महिलाएं भी शिक्षा ले सकती थी। तीसरा है आपका, किसी भी जाति एवं वर्ग का व्यक्ति शिक्षक हो सकता था तथा वह सदा आदरणीय होता था। तो अगर आपने जो है वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा में मैंने जो अंतर रखा है, अगर वो आपने वो वाला जो है क्वेश्चन देखा होगा तो आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि उस टाइम क्या था, वैदिक शिक्षा में केवल ब्राह्मण ही पढ़ा सकते थे, लेकिन बौद्ध शिक्षा में क्या था कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षक मतलब कोई भी व्यक्ति शिक्षक हो सकता है, जो कि चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, अगर वो शिक्षा प्राप्त कर चुका है तो वो शिक्षक हो सकता है। और जो है शिक्षक वहाँ पे बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षक का जो है वो आदर भी होता था, यानी वह आदरणीय व्यक्ति माना जाता था। चौथा है, असामाजिक एवं आपराधिक कार्य करने वालों को शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। वैसे तो शिक्षा सब पा सकते थे, लेकिन अगर कोई अपराध कर चुका है या असामाजिक व्यक्ति है तो उसको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। तो ये अच्छी बात थी। पांचवा है, बौद्धकालीन शिक्षा में प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्रों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता था, अर्थात निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था थी। यानी जो प्राथमिक शिक्षा है वो कैसी थी, निःशुल्क थी। तो ये भी एक अच्छी विशेषता है। छठा है, बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थी भव्य शिक्षण संस्थानों के अंतर्गत अध्ययन करते थे। उनमें छात्रों को पढ़ने के लिए बड़े बड़े कमरे तथा पुस्तकालय भी होते थे। यानी बौद्धकालीन शिक्षा से ही हमने ये चीज़ सीखा था, यानी भवन बनाना, वैसे विद्यालय जो आज बन रहे हैं, कमरे हैं, ये भवन हैं, तो ये सब उसी की देन थी। तो उस टाइम क्या था कि पढ़ने के लिए जो है बड़े बड़े शिक्षण संस्थान होते थे और वहाँ पर कमरे होते थे बड़े बड़े, और पुस्तकालय भी वहीं पर होता था। सातवां है, धार्मिक शिक्षा के साथ साथ मानवतावादी शिक्षा पर बल भी बौद्धकालीन शिक्षा के अंतर्गत दी जाती थी, जिससे धार्मिक ज्ञान के साथ साथ मानवीय गुणों का भी विकास हो सके। यानी केवल धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती थी बौद्धकालीन में, वहाँ पे मानव जो है मानवीय जो आपके शिक्षा होती है, यानी मानवतावादी जो शिक्षा है उसको भी साथ ही में बच्चों को दी जाती थी, ताकि बच्चों के अंदर धार्मिक गुण तो विकसित हो सके, साथ ही मानवीय गुण भी जो है उनके अंदर विकसित हो पाए। आठवां है, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में गुरु एवं शिष्य दोनों अपने जीवन में संयम लाते थे और अनुशासित जीवन व्यतीत करते थे। यानी अनुशासन जो है काफ़ी मायने रखता है, ये सबको पता है। और बौद्धकालीन शिक्षा में ये चीज़ हमें काफ़ी देखने को मिली कि गुरु और शिष्य जो है दोनों ही अनुशासन को जो है पालन करते हैं, अनुशासन का संयम जो है जीवन में अपने संयम रखते थे और अनुशासित जीवन ही वो लोग जीते थे।
अब देख लेते हैं बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दोस्त। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ, मैंने इसको डायरेक्ट ऐसे पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है, हेडिंग डाल के नहीं लिखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं है। लेकिन अगर पूछता है तो आप इस तरह भी लिख देंगे, क्योंकि लॉन्ग में तो आपकी पूछेंगे नहीं, शॉर्ट में पूछेगा और ऐसे आप लिख देंगे तब भी इनफ है। चाहे तो आप हेडिंग डाल के भी लिख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अब देख लेते हैं दोस्त को। तो बौद्धकालीन शिक्षा के निम्नलिखित दोस्त थे, क्या क्या थे एक एक करके देखते हैं। आपका पहला है बौद्ध शिक्षा के धर्म पर आधारित होने के कारण इसमें केवल आध्यात्मिक विकास पर ही अधिक बल दिया गया, क्योंकि बौद्ध शिक्षा क्या है, बौद्ध धर्म को जो है काफ़ी उस टाइम प्रचार प्रसार कर रही थी, तो उसी के कारण केवल आध्यात्मिक विकास हो सके बच्चों का, इस पर वो ज़्यादा ही ध्यान दिया गया था बाकी चीज़ों के कंपेयर में। दूसरा है अहिंसा में विश्वास रखने के कारण बौद्धकालीन शिक्षा में सैन्य शिक्षा पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम यह हुआ कि देश सैन्य दृष्टि से निर्बल हो गया। यानी उस टाइम की प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम जो है केवल धर्म को लेकर शिक्षा ज़्यादा दी जाती थी, सैन्य शिक्षा वगैरह नहीं दी जाती थी। तो जब आप सैन्य शिक्षा नहीं देंगे तो सैन्य शिक्षा के अभाव की वजह से उस टाइम जो है देश जो है वो निर्बल हो गया, कमज़ोर हो गया था, क्योंकि सुरक्षा भी किसी देश की काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो इसलिए सैन्य शिक्षा उस टाइम काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, बट उस पर ध्यान नहीं दिया गया था। तो ये एक दोष है। तीसरा, बौद्ध शिक्षा से केवल धनी, संपन्न एवं कुलीन वर्ग की स्त्रियां ही लाभान्वित रही। वैसे तो स्त्री शिक्षा को बहुत लेट में सपोर्ट मिला, लेकिन जो सपोर्ट मिला उसमें केवल धनी, संपन्न और कुलीन वर्ग की स्त्रियां ही जो है लाभान्वित हो सकी थी। बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, लेकिन जो भी मिला था तो इस तरह के केवल अगर किसी सेक्शन को बांट देंगे कि नहीं यही लोग ही लाभान्वित हो सकेंगे, तो वो किसी भी शिक्षा प्रणाली का दोष होता है। तो उस शिक्षा प्रणाली का ये दोष था। चौथा है बौद्धकालीन शिक्षा में सांसारिक जीवन की पूर्ण उपेक्षा की गई। इस काल की शिक्षा में लौकिक जीवन से संबंधित विषयों को व्यापक एवं व्यवहारिक बनाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यानी होता है कि अगर आप शिक्षा प्राप्त कर लेते हो तो आप फिर अपने सांसारिक जीवन में कदम रखते हो, वैवाहिक जीवन में कदम रखते हो, तो वो उस टाइम की जो है शिक्षा में नहीं था। उस टाइम सांसारिक जीवन व्यक्ति को जीने की जो बात होती है उसकी उपेक्षा की गई थी। लौकिक जीवन से जो है अब मतलब जो भी शिक्षा ले रहा है बौद्ध धर्म की, उसका लौकिक जीवन से कोई खास संबंध नहीं होता था। तो ये उस टाइम की शिक्षा प्रणाली का काफ़ी दोष था, क्योंकि उस टाइम जो लौकिक जीवन यानी आपका जो वास्तविक जीवन है, जो आप मतलब हम जैसे रेगुलर लाइफ जीते हैं वैसा नहीं था। वहाँ पे अगर आप बौद्ध धर्म में शिक्षा ले रहे हो तो आपको बौद्ध धर्म के सारे जो चीज़ें हैं उसको मानना पड़ता था। तो ये एक जो है दोष है उस टाइम का। पांचवा है बौद्ध शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत पबज्जा संस्कार के नियम और बौद्ध मठों व विहारों के नियमों का पालन करना ही अनुशासन माना जाता था। ये नियम सचमुच अत्यंत कठोर थे। यानी देखिए पबज्जा संस्कार वगैरह जो भी संस्कार हैं या फिर छोटी छोटी और चीज़ें हैं वो उसकी वीडियो बाद में आ जाएगी, फिलहाल इसकी देख लेते हैं। तो यहाँ पे है कि उस टाइम जो है पबज्जा संस्कार होता था बच्चों का, तो उसके भी कुछ नियम होते थे, 10 नियम है। और इसके अलावा बौद्ध मठ के और विहार के भी कुछ नियम होते थे, जैसे हमारे स्कूल के कुछ नियम होते हैं, तो उसका पालन करना अनिवार्य होता है और उसी को हम अनुशासन कहते हैं। तो उस टाइम भी ऐसा ही था, लेकिन वो जो नियम थे वो काफ़ी कठोर थे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नियम हो जाते थे और सारे नियमों का पालन करना जो है बच्चों को काफ़ी दिक्कत लाता था। तो ये जो है बहुत ज़्यादा नियमों का पालन करना भी और कठोर जो नियम थे वो भी बहुत टफ थे, यानी कठोर थे, तो उन सब का पालन करना काफ़ी मुश्किल होता था। तो ये भी क्या है, एक तरह का दोष है। छठा है बौद्धकालीन शिक्षा धार्मिक एवं आध्यात्मिक होने के कारण उस समय हस्तकार्य और शारीरिक श्रम पर ध्यान नहीं दिया गया। परिणाम ये हुआ कि इन कार्यों के प्रति आदर की भावना समाप्त हो गई। यानी जैसे बाकी समय था कि जो है अगर आप मुस्लिम शिक्षक की देखें तो वहाँ पर जो है हस्तकला को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिला था, लेकिन इसमें क्या है कि जो भी शिक्षा रही वो धार्मिक और आध्यात्मिक ही रह गई थी। जो आपके हस्तकार वगैरह हैं या फिर शारीरिक श्रम पे जो भी चीज़ें हैं उस पर जो है ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया, तो लोगों की उसके प्रति जो है इंटरेस्ट, रुचि जो है वो कम होती चली गई, उसका लोग सम्मान कम करने लगे। तो ये इससे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा ये अगर हम कहें तो लोग जो है केवल धार्मिक और आध्यात्मिक चीज़ों से ही जुड़े रह गए। बाकी जो वास्तविक जीवन की बात करें, हस्तकार, शारीरिक श्रम, तो इससे जो है वो काफ़ी दूर होते चले गए। तो ये भी उस टाइम की शिक्षा प्रणाली का एक बड़ा दोष था। तो ये हमने बता दिया आपको सारी चीज़ें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।